प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ए कांच, बी निर्वात, सी जल, डी वायु। तो प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है जबकि निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ए आयाम से, बी तरंगदैर्घ्य से, सी तीव्रता से, डी वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट प्रश्न, मृग मरीचिका का कारण है? ए प्रकाश का व्यतिकरण, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूलकण, सी हीलियम, डी जलवाष्प। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण धूलकण होता है। निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ए हरा, बी पीला, सी नीला, डी लाल। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, बी ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, सी आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, डी रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है? ए प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, बी प्रकाश से तापीय ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा से जैव रासायनिक ऊर्जा, डी गति ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा संपादित होती है। वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। यह सामान्य विज्ञान से संबंधित दूसरा वीडियो है। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक से लिया गया है जो बीपीएससी टीचर के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये सभी क्लास यानी 1 to 5 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पहला वीडियो तथा टीचर टेस्ट सीरीज के सभी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक तराशा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है? ए इसकी आणविक संरचना के कारण, बी प्रकाश के अवशोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो एक तराशा हुआ हीरा चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन उसमें ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है? ए 2, बी 1, सी 6, डी अनंत। तो जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, सी व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? ए नीला, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो इंद्रधनुष के मध्य में हरा रंग होता है। इसका सूत्र होता है VIBGYOR यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन बीच में होता है, येलो, ऑरेंज, रेड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है? ए बैगनी, बी लाल, सी पीला, डी सफ़ेद। तो जब लाल, हरे तथा नीले प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। हम जानते हैं कि लाल, नीला तथा हरा रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इन्हीं प्राथमिक रंग से सभी रंग का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? ए पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी पूर्व में, डी दिखाई नहीं देता है। तो दोपहर के 12 बजे किसी भी दिशा में इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है, यानी दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। ए मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन से उत्पन्न होता है, यह सही है। बी सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। सी गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की तुलना में अच्छे माने जाते हैं, यह भी सही है।
डी, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह गलत है। डॉक्टरों द्वारा छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण नहीं, जबकि अवतल दर्पण का यूज कान, नाक, गले की जांच करने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में इमेज बड़ा दिखाई देता है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी। कह रहा है कौन सही नहीं, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ए, उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, बी, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, सी, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके, डी, समतल कांच लेंस प्रयुक्त करके। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? ए, अवतल दर्पण, बी, समतल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ए, उत्तल दर्पण, बी, उत्तल लेंस, सी, अवतल दर्पण, डी, अवतल लेंस। तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के रंगों के अलग करने की क्या विधि है? ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, बी, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश के रंगों को अलग करने की विधि है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सही नहीं है। तो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यह सही है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। लेंस का अभ्यांतर अधिक होता है, यह भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर होता है, यह भी सही है। डी कह रहा है कि इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए, जबकि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी, यानी डी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश तरंगे है। ए, वैद्युत तरंगे, बी, चुंबकीय तरंगे, सी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी, स्थिर वैद्युत तरंगे। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ गर्म हो जाए, बी, सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, सी, इलेक्ट्रॉन उससे टकराए, डी, विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। ए, खर्च को कम करने के लिए, बी, क्योंकि उपकरण फेज 3 में काम करते हैं, सी, सुरक्षा के लिए, डी, फ्यूज के रूप में। तो विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, मेन स्विच में यह समानांतर श्रेणी से जुड़ा रहता है, समानांतर श्रेणी से नहीं जबकि श्रेणी क्रम से जुड़ा रहता है। बी, यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। सी, इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। डी, में बहुत उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, यह सही है, जबकि अन्य गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? ए, चांदी, बी, तांबा, सी, एल्यूमिनियम, डी, लोहा। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानतः होता है। ए, 100 डिग्री से 500 डिग्री सी, बी, 1000 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी, 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी, डी, 3000 डिग्री सी से 3500 डिग्री सी। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सी से 2500 डिग्री सी के बीच समानतः होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी, डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, डी, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी वोल्टेज को घटाने अथवा बढ़ाने के लिए होता है, यह सही है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन है। ए डायनेमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन विद्युत मोटर है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन डायनेमो होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों ए समान आवेग पर, बी समान धारिता पर, सी समान प्रतिरोधकता पर, डी समान विभव पर। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हों समान विभव पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, धारावाहक चालक किससे संबंध होता है? ए चुंबकीय क्षेत्र, बी वैद्युत क्षेत्र, सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, डी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र। तो धारावाहक चालक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होता है। यदि किसी दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए दोगुना हो जाएगी, बी आधी हो जाएगी, सी शून्य हो जाएगी, डी अपरिवर्तित रहेगी। तो यदि किसी दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट को दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिलिकॉन क्या है? ए अर्धचालक, बी विद्युत रोधक, सी कुचालक, डी चालक। तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, बी ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। ए एम्पियर, बी कूलाम, सी ईएसयू, डी केल्विन। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। ए एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी लोहा तथा तांबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा तथा तांबा। अति चालकता का लक्षण है। ए उच्च प्रतिरोधकता, बी निम्न प्रतिरोधकता, सी शून्य प्रतिरोधकता, डी अनंत प्रतिरोधकता। तो अति चालक का लक्षण है शून्य प्रतिरोधकता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है। ए ट्रांसफार्मर द्वारा, बी डायनेमो द्वारा, सी दोलक द्वारा, डी डिस्टकारी द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में डिस्टकारी द्वारा बदला जाता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ए एम्पलीफायर, बी रेगुलेटर, सी स्विच, डी रेक्टिफायर। बिजली के पंखे की गति को बदलने के लिए रेगुलेटर प्रयुक्त उपकरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर ए स्थिर रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक यानी इंसुलेटर कौन सा है? ए लकड़ी, बी कपड़ा, सी कांच, डी कागज। तो सबसे अच्छा रोधक इनमें से कांच है। टेलीविजन के रिमोट में किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? ए औरक, बी परावैंगनी, सी दृश्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेलीविजन के रिमोट में औरक विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? ए लगभग 5 डेसिबल, बी लगभग 10 डेसिबल, सी लगभग 30 डेसिबल, डी लगभग 100 डेसिबल। तो जब दो लोग आपस में नॉर्मल बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि जोरों से बात करते हैं तो लगभग 80 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्रव्य ध्वनियाँ वे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जबकि अश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जो कि मनुष्यों को सुनने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी मनुष्य सुन सकते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, बी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, सी चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के सूट पहने रहते हैं, डी चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही
मंद गति से चलती है। तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तथा साउंड के लिए यानी ध्वनि के लिए माध्यम होने की आवश्यकता जरूरी है। यानी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं, बी श्रव्य तुरंत सुनाई देता है परंतु दृश्य बाद में दिखाई देता है, सी दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, डी यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, म्यूजिक कंसर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारें इस प्रकार निर्मित होती है कि वे ए ध्वनि को बढ़ा सके, बी ध्वनि प्रेषित कर सके, सी ध्वनि को परावर्तित कर सके, डी ध्वनि का अवशोषित यानी अवशोषण कर सके। तो म्यूजिक कंसर्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारें इस प्रकार निर्मित होती है कि वे ध्वनि को अवशोषित कर सके जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं हो सके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, ए पानी में, बी निर्वात में, सी लोहा में, डी वायु में। तो निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती यानी ध्वनि के लिए माध्यम होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करती है, ए अपवर्तन, बी विवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे प्रवर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है तथा परावर्तन के लिए कम से कम यानी प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर दूरी आवश्यक होता है, यानी श्रोता और प्रवर्तक के बीच 17 मीटर दूरी आवश्यक है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, ए रमन प्रभाव, बी डॉपलर प्रभाव, सी क्रॉन्टन प्रभाव, डी प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ए विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह सही है, बी किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है, जबकि दो अथवा अधिक परमाणु नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है, जबकि जब किसी परमाणु का नाभिक दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है तो यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है, इसलिए यह गलत होगा। सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ है, यह भी सही है, डी टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, यह भी सही है। तो यह प्रश्न कह रहा है कि कौन गलत है, तो बी गलत है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि ए पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, बी पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा, सी पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, डी पदार्थ के 1/4 भाग का विघटन 5 दिनों में हो जाएगा। तो एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। देखिए ऐसे जैसे 10 दिन में आधा होगा तो 10 दिन अगला यानी 20 दिन में 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाए तो 1 घटा 1/4 जब घटा देंगे तो 3/4 बच जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, ए स्माइलिंग बुद्धा, बी थंडरबोल्ट, सी नरोरा, डी तारापुर। तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी आक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी औरक अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ए थोरियम को, बी ग्रेफाइट को, सी रेडियम को, डी साधारण जल को। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय होता है, ए 365 दिन, बी 30 दिन, सी 24 घंटे, डी सतत परिवर्तनशील होता है। तो भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल यानी परिभ्रमण समय 24 घंटा होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर 24 घंटा में लगा लेती है, तो पृथ्वी के साथ साथ उपग्रह स्थिर रहने के लिए उसे
यानी उसका परिभ्रमण काल भी 24 घंटा होना चाहिए, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी से जुड़ा रहता है, क्यों? ए पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, सी विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, डी वायुमंडल की विरल संरचना के कारण। तो वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया? ए न्यूटन ने, बी आर्किमिडीज ने, सी गैलीलियो ने, डी फैराडे ने। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु ए सतह पर गिर जाएगी, बी स्थिर बनी रहेगी, सी अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, डी स्पर्श रेखीय दूर जाएगी या स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। तो अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी? ए ध्रुव पर, बी विषुवत रेखा पर, सी भूकेंद्र पर, डी सतह पर। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर ध्रुव पर अधिकतम होगी, जबकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगी। इस तरह साइंस का दूसरा वीडियो यह खत्म हुआ। सभी यह प्रश्न एनसीईआरटी एससीईआरटी से लिया गया है, जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम के सिलेबस के तहत बनाया गया है। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।